नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे और बढ़िया होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लेस ऑफ वारसी एक्ट 1991 और वक्त अमेंडमेंट बिल 2013। ये नीड ऑफ आवर नहीं, ये वक्त का जरूरत नहीं है कि इस दोनों बिल को ख़त्म कर दिया जाने का। ये जो भारत का नेशनल एम्बलम में सत्यमेव जयते, सत्य को स्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत है कि ये बिल को ख़त्म कर देना। और ये दोनों बिल को प्लेस ऑफ वर्शिप वक्त 1991 और वक्त अमेंडमेंट बिल 2013, जो वक्त बोर्ड का जो नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड है, यू कैन से इट्स अ नेचर ऑफ ग्रेविंग लैंड। तो देखते हैं, दोनों को एक साथ समझना होगा। आप अलग अलग समझ करके समझोगे तो समझ नहीं पाओगे, दोनों को एक साथ पैरेलली आपको इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। देखिए चर्चा करना क्यों भी जरूरी है ना, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और मतलब एक साइड तो आप एक मेजोरिटी कम्युनिटी को आप एक एक्ट ला के थमा देते हो, उसको मुंह पे मार देते हो कि भैया तुम्हारा जो कोई हिस्टोरिकल क्लेम है या तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, तुम कुछ भी क्लेम मत करो, तुम हाथ में हाथ धरे बैठे रहो। और दूसरे एक और एक्ट थाप देते हो वक्त अमेंडमेंट बिल का, एक और कम्युनिटी को दे देते हो पावर कि आप किसी भी लैंड को क्लेम करके उसको आप अपना बना सकते हैं। और ऊपर से क्या, एक साइड मतलब एक मेजोरिटी का कम्युनिटी किसी भी लैंड पे अपना क्लेम ना करे, और सेकेंड साइड आप कम्युनिटी को पावर दे रहे हो, किसी भी कम्युनिटी को आप एक कम्युनिटी को किसी भी लैंड पे हिस्टोरिकल चीज पे आप क्लेम करके उसे अपना प्रॉपर्टी बना लो, और उस पर कोई थर्ड पार्टी उसका केस के सुनवाई पे इन्वॉल्व नहीं होगा। वक्त बोर्ड ही वक्त बोर्ड का ट्रिब्यूनल में उसका सुनवाई होगा, और जहां से सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट का में वो केस आना, वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो केस को लेके कोर्ट को में नहीं जा सकता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों कांग्रेस का ऐसा क्या मजबूरी थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इससे बाहर रखा? कोर्ट का ऐसा क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस की ऐसा क्या मजबूरी थी कि जुडिकल रिव्यू में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसमें आप जो बोल रहे हो कि 97 में जो एज इट इज था वही रहेगा। तो एक साइड तो आप एक कम्युनिटी को पावर दे रहे हो लैंड ग्रैबिंग का, एक साइड का जो इसका हिस्टोरिकल क्लेम है, इसके साथ अनजस्टिस हुआ है, वो क्या करे फिर? तो रिसेंट में ही आपका जाके सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे सुनवाई चलता है, तो कोर्ट ने फर्दर फरवरी तक, अगले सुनवाई तक कोई भी किसी भी टाइप का सर्वे पे रोक लगा दिया है कि फर्दर कोई सर्वे नहीं होगा। और तब तक कोई सर्वे का जो पीआईएल आता है या पार्टी के साइड से, कोर्ट इसको एडमिट ना करे। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो इनसे कानून में पास होता है, इसमें एक एब्स्ट्रक्शन दिखाया जाता है अयोध्या केस का। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कांग्रेस ही लाती है, और पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसको गृह मंत्रालय बोलते हैं, वो इसको प्रोसीड करते हैं, एक्ट बन जाता है, अयोध्या में एक्सेप्शन रखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, ये एक्ट जो है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक तरह से हाईली डिस्क्रिमिनेटिव है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, एक मेजोरिटी का जिसका बिलीफ है, उसके पास उसका टेम्पल जो बिलीफ है, उसका टेम्पल को डिस्ट्रॉय हो गया है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, एविडेंस है कि ये आउटसाइडर आए, टेम्पल डिस्ट्रॉय किया, लेटर ऑफ एक्सचेंज है, और भी हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। और जो जहाँ पे लेटर जो कंस्ट्रक्शन हुआ, वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन जो भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो भी है, वो वो एकदम अल्टर है। आपको ज्ञानवापी का मिल जाएगा मॉस का कि भाई कैसे एक इतना सारा लैंड लेते होते हुए औरंगजेब को क्या जरूरत पड़ा था कि एक ही जगह पे सटा सटा कर चीज बनाया जाए, पहली बात। और उसका पीछे का कंस्ट्रक्शन जो है ना, पीछे का जो मस्जिद का पीछे का वॉल है, वो तो आपको देख के लगेगा कि नहीं, इस पे जबरदस्ती का कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं इसको। और ये कम्युनिटी को जो देखो, और प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ 1991 को ना क्यों जरूरत भी खत्म कर देने का, क्योंकि देखो ये तो भाई एक मेजोरिटी को उसका टेम्पल में जाने से रोकता है, हाईली डिस्क्रिमिनेटरी भी है। उसके बाद भारत का जो नेशनल एम्बलम है, सत्यमेव जयते, उसको जो
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1981 में उसको ठेंगा दिखाता है कि भैया सत्य की जीत नहीं होगी, तुम मेजोरिटी हो, तुम्हारा तेरे पास जो भी है उसके सत्य को स्टेब्लिश नहीं करना है। ये कोर्ट को भी ठेंगा दिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी ठेंगा दिखाता है ये एक्ट। तो इतना भी क्या जरूरत था कि ऐसे करने का। लेट द ट्रूथ कम, सच को आने दो। जिसको एक्सेप्ट करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन सच को तो आप सामने आने दो, सच को सामने आने दो। देखिए, भारत का नेशनल असलम में असलम सत्यम जयते उसको ठेंगा दिखाता है ये एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1981, जिनको टेम्पल का जाने का डैमेज करके मॉस्क बनाया गया है, हिस्टोरिकल एविडेंस है उसका, उसको वर्शिप एक्ट बोला है, जो चुपचाप मान लो। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना कि भाई नेशनल असलम सत्यम जयते हैं उसको, भाई उसका वैल्यू को ट्रू मायने में एस्टेब्लिश करने के लिए, तो इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रू मायने में, तो भैया आपको तो कोर्ट एडमिट करना होगा, आपको सारा केस का। भाई हम लोग एक व्यवस्था से, हम लोग आपका जाके जो राजशाही था, किंगशिप था, उससे हम लोग डेमोक्रेसी में क्यों आए कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, लोगों के साथ जस्टिस हो। तो यहाँ पे जो उसका जो वैल्यू है सत्यम जयते का, उसको तो आपको स्टेब्लिश करना होगा, वो कोर्ट को एडमिट करना होगा। और सबसे पहली बात है ना कि ये जो वर्शिप एक्ट लाया गया था 1981, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जुडिकल रिव्यू से बाहर रखा गया था। भाई कोई भी एक्ट, क्योंकि जुडिकल रिव्यू ऐसा होता है ना कि कोर्ट के पास पावर होता है कि वो किसी भी, अगर सरकार कोई मनमानी करना चाह रहा है तो वो अपना जुडिकल रिव्यू के थ्रू वो एक्ट को बर्खास्त कर दे। तो ये हो गया आपका जुडिकल रिव्यू का, इसमें सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा गया। कांग्रेस का ऐसा क्या मजबूरी था कि वो कांग्रेस का ऐसा क्या मजबूरी रहा होगा कि जिससे मेजोरिटी को वो मतलब साइड लाइन कर रहा है और माइनॉरिटी अपीजमेंट का पॉलिटिक्स इतना करते जा रहा है कि वो आप एक एक्ट लेके आ जाते हो। और क्या ही मजबूरी होगा कांग्रेस का सोनिया गांधी के आने के बाद से जो मेजोरिटी का राइट्स को कर्टेल करने का प्रयास कर रही है। स्पेशली राहुल गांधी तो उसका लिमिटिंग क्रॉस कर दी है। राहुल गांधी इतना अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। इवन 1971 से 77 के बीच में इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट लाके एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था अपना। इतना अमेंडमेंट उन्होंने लाया था। आप ये तो पहली बात। दूसरी बात है जो रूलिंग पार्टी बीजेपी से भी सवाल है, भाई तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम ये धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हो। भाई तुम्हारा काम वो नहीं है। जो पीएल दाखिल करेगा, जो इंस्टीट्यूशन दाखिल करेगा, वो उनको लड़ने दो। आप भैया आपको जो जो मुद्दा से रिलेटेड पॉलिटिक्स करना है करो। आप इसमें क्यों पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल पार्टी को तो इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। और सेकुलर का मतलब क्या होता है इंडिया में? सेकुलर का भाई आप किसी का भी मतलब, टूरिज्म का मतलब है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल अपना रिलीजन नहीं होगा और स्टेट कोई भी बुक से, कोई रिलीजियस बुक से रन नहीं होगा। स्टेट डोंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन एंड स्टेट विल नॉट बी ड्राइवन आउट बाय एनी बुक। लेकिन भारत का मतलब, भारत के संदर्भ में इसका मतलब क्या समझा जाता है कि भाई तुम सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सारा धर्म का रिस्पेक्ट करना, सबको बराबरी देना। भाई इसका मतलब होता ही नहीं है। सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट जो चलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। भाई सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है। इंडिया में तो अपना ही इसका मतलब बना दिया गया है कि तुम सेकुलर हो तो तुमको सब धर्म का सम्मान करना होगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है। सेकुलरिज्म का मतलब ही अलग है। और वैसे भी स्टेट को रिलीजियस काम में इंटरफेयर करना ही नहीं है। भाई वो जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना देखेगा। और अब वक्त अमेंडमेंट बिल 2013 के बारे में जानते हैं कि देखो नेचर ऑफ क्लेम, जो वक्त मेंबर इसमें जो नेचर ऑफ क्लेम होता है ना वक्त बोर्ड का प्रॉपर्टी पे, वो ऑरल होता है, रिटन होता है। और इसमें जो अगर वक्त बोर्ड को लग गया कि ये भाई ये प्रॉपर्टी इसका है, तो वो उस पर क्लेम कर देती है। जो पार्टी है वो उसका केस वक्त बोर्ड का ट्रिब्यूनल में लड़ेगा। उसमें हाई कोर्ट थर्ड पार्टी के तौर पर उसको शामिल ही नहीं किया, उसको से बाहर रखा गया है। और अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो तो उसको ट्रिब्यूनल, जो वक्त बोर्ड ट्रिब्यूनल, इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है कि वहाँ पे लेके जाना मुश्किल हो जाता है। और एक बंदा ज़िंदगी अपना केस ही लड़ेगा क्या? तो
मतलब इसको ऐसे मायने में समझो कि किसी ने मेरा प्रॉपर्टी पे क्लेम किया, ठीक है, क्लेम करके मेरा प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, अब मेरे पास पेपर है, तो हम उसका जो कोर्ट है उसमें जाके लड़ेंगे। उसका मन करेगा तो वो कोर्ट केस को मेरा एडमिट करेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट मार देगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप भाई चलो, वक्त बोर्ड ने क्लेम किया, थर्ड पार्टी न्यूट्रल पार्टी के पास, कोर्ट के पास जाए, तुम अपना प्रूफ दो, हम अपना प्रूफ देते हैं। तुम्हारे पास प्रूफ है, लैंड रिकॉर्ड है, लैंड रेवेंट रिकॉर्ड है, तुम्हारे पास ट्रांसफर डीड है, कुछ तो होगा ना, तो करो क्लेम। लेकिन तुम डायरेक्ट जाके अपना ट्रिब्यूनल में कैसे हम कर सकते हैं? और देखो, जो वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड को इनिशियल फेज में तो बहुत अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा वक्फ बोर्ड के मेंबर के द्वारा बहुत ही मिसयूज हो रहा है। एक्चुअली वक्फ बोर्ड ने करप्शन का अड्डा बन गया है। अब देखो ना, आ, कोई भी वक्त में बोर्ड का मेंबर प्रॉपर्टी पे अपने नाम कर लेता है, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जिस काम पे इसको के लिए इसको बनाया गया था, जिस मोटिव के तहत इसको बनाया गया था कि भाई तुमको मुस्लिम का एजुकेशन पे खर्चा करना है, वेलफेयर पे खर्चा करना है, नहीं होता है खर्चा। एजुकेशन पे ना तो खर्चा हो रहा है, ना वेलफेयर पे खर्चा हो रहा है, ना हेल्थ पे खर्चा हो रहा है, ना उनका सोशल सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा है, यहीं पे कुछ भी इस पे एक्सपेंड नहीं कर रहा है। और कांग्रेस का को वक्फ बोर्ड को इतना पावर देने का क्या जरूरत था, क्या मजबूरी थी? 2013 में अमेंडमेंट लाके आप इसको इतना पावर दे दिए। एक डेमोक्रेसी में क्या मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भैया? आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हो, डेमोक्रेसी का मतलब नहीं, डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है कि एक इंस्टीट्यूशन को आप एक्सेस पावर दे दो। डेमोक्रेसी में मतलब शेयर ऑफ पावर होता है। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को इतना पावरफुल मत बनाओ कि वो कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन को ओवरराइड कर जाए। यहाँ पे तो गवर्नमेंट को, कोर्ट को ओवरराइड कर रही है ये वक्फ बोर्ड। और कांग्रेस का क्या मजबूरी था? तो लोगों को पता है ना कि आप 1991 में आप वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बिल लाते हो, और वक्त अमेंडमेंट बिल लाते हो। एक साइड तो जब कोई हिंदू साइड वो क्लेम करती है कि क्लेम करती है कि भाई ये है, तो उसमें ये मंदिर है, जो भी है मंदिर है, तो उस पर तो आप बोलते हो कि नहीं हम सर्वे नहीं करेंगे, आप वक्त अमेंडमेंट सॉरी आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दो कि नहीं, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। और दूसरी साइड आप वक्त बोर्ड के सारे वक्त बोर्ड के सारे दूसरा के जमीन पर कब्जा करते हो। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या सोच के बनाया ये दो कानून? उनके माइंड में क्या था? लोग जानना चाहता है, कांग्रेस को बताना चाहिए कि भाई आप मेजोरिटी को आप किस तरह से पुश डाउन कर रहे हो। कि एक साइड आप बोल रहे हो कि नहीं 77 के बाद कोई भी जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा साइड आप उसी को सिर्फ क्लेम कर देने से वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है। तो ऐसा क्या मजबूरी था कांग्रेस को इन सबके पीछे? अब आइए देखते हैं कि रिसेंट जो कंट्रोवर्सी है वक्फ बोर्ड का पार्टी से लेके क्या क्या है। वक्फ बोर्ड क्लेम करता है 1200 एकड़ फार्मर लैंड पे कर्नाटका का विजयपुरा में, 1200 एकड़ पे। वक्फ बोर्ड क्लेम करता है एमपी में कि 47 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो इंक्लूडिंग एमपी का हॉस्पिटल है, पुलिस कंट्रोल रूम है, उस पर क्लेम कर देती है। भाई ऐसे कैसे कोई आदमी क्लेम कर देता है? इतना सोचना चाहिए। एमपी का पार्लियामेंट जो है वो है विधानसभा, वही बोलती है कि एमपी का पार्लियामेंट वक्फ प्रॉपर्टी है। एक कोई आपका जाके एआईडीएफ का अजमल बदरुद्दीन है, उसका सुप्रीमो, कहता है कि भाई पार्लियामेंट जो है ना वो वक्फ का प्रॉपर्टी है। इंटरेस्टिंग। लिटरली वक्फ बोर्ड से तो सरकार परेशान है, सरकार से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी परेशान है। ऐसे ही गोगा मॉस्क का ना, सॉरी नागा मॉस्क का जयपुर में कंट्रोवर्सी होता है। 300 साल से एक जयपुर में एक राजा ने वो मोहल्ला दान दिया था मुस्लिम को रहने के लिए, और वो सिया का वहाँ पे सिया रहता है, और राजस्थान वक्फ बोर्ड जो का सुन्नी बोर्ड उस पर क्लेम करके उन लोगों को 70 फैमिली को, जो 10 फैमिली का 70 मेंबर था उसको घर से भगा देती है। और वहाँ पे जो दरगाह बना हुआ था उसको भी तोड़वा देती है। भैया देखो, आप सुन्नी वक्फ बोर्ड और
सिया वाला पे तो कब्जा कर नहीं सकती, अपना प्रॉपर्टी को बता नहीं सकती है, वो सिया क्लेम करेगा, सुन्नी नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे दोनों में लग रहा है कि प्रॉपर्टी राइवलरी थी कि कौन कब्जा कर सकता है। आइए नेक्स्ट केस देखते हैं। तमिलनाडु में क्या होता है ना कि वक्फ बोर्ड क्लेम कर वक्त तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड क्लेम करता है ऑनरशिप का एक मेजोरिटी हिंदू विलेज का। होता है क्या है कि राजगोपाला अपना जब 2 एकड़ का जमीन इन राजा राजेश्वरी को सेल करता है तो वो रजिस्ट्री ऑफिस में आता है रजिस्ट्री कराने के लिए। जब रजिस्ट्री कराने के लिए जाता है तो रजिस्ट्रार जो है वो बोलते हैं कि भैया तुमको वक्फ बोर्ड से एनओसी लाना होगा। वो तो भाई चौंक जाता है कि आज भाई वक्त अब मेरा जमीन का एनओसी उससे क्यों लेंगे। उससे बाद में चलता है कि नहीं ये पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का है। तो हाई कोर्ट में तमिलनाडु का हाई कोर्ट में केस जाता है, वहां से फिर वो क्लियर होता है। ठीक वैसे ही आपका गुरुद्वारा हरियाणा का जो यमुनानगर का जटलाना गांव है उसमें वक्फ बोर्ड पूरा गुरुद्वारा का जमीन ही हथिया लेती है। वहां पे अलग लफड़े चल रहे हैं। यूपी का सुन्नी बोर्ड क्लेम करता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी मंदिर का पूरा एरिया है वो उनका है। सीरियसली ये क्लेम क्या सोच के करते हैं पता नहीं। सिया वक्फ बोर्ड ग्रैब कर लेती है हिंदू शिवालय का लखनऊ में। सुन्नी वक्फ बोर्ड क्लेम करती है शाहजहां की उनको आपका आगरा का ताजमहल मरने से पहले वो देखे गया है। लिटरली ऐसा ऐसा क्लेम आता है। तो उस पर हाईकोर्ट बोलता है कि ठीक है भैया, तो शाहजहां ने तुमको ताजमहल दिया था ना, तुम उसका ट्रांसफर डीड सिग्नेचर लेके आओ, तुमको हम प्रॉपर्टी तुम्हारा कर देंगे। वो आज तक दे नहीं पाया। और ठीक आपका देखिए पिछले साल का केस है बेट द्वारका जो श्री कृष्ण भगवान की देवभूमि है, वहाँ पे 2 आइलैंड क्लेम करते हैं। तो इस पर कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाया। कोर्ट बोलता है कि कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाया हुआ होता है। कोर्ट पूछता है कि आर यू अवेयर ऑफ व्हाट आर यू सेइंग, हाउ कैन वक्फ बोर्ड क्लेम ऑनरशिप ऑफ लैंड इन कृष्णा नगरी। ये तो हाल है। एक उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि उदय प्रताप कॉलेज जो वाराणसी में है उसका प्रॉपर्टी है, जिस पर कॉलेज प्रशासन रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं ये जो है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस है, आपको सुन के भी हंसी आएगा। जो उसमें उदय प्रताप कॉलेज पे क्लेम करता है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि भाई ये ट्रस्ट ये जो का कहना है कि ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को बिलोंग करती है और इस पे इनलीगली तौर पे मॉस्क बनाया गया हुआ है पुराना टाइम से ही। तो 2022 में वक्फ बोर्ड और अटेम्प्ट करता है कंस्ट्रक्शन करने का। तो वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस बुला के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन रुकवाती है और क्लेम करती है कि भाई मस्जिद कमेटी के द्वारा कॉलेज का बिजली चोरी किया जा रहा है। जिस पे क्लेरिफिकेशन वक्फ बोर्ड का आता है कि भाई भैया 2021 का वक्फ बोर्ड ने क्लेरिफाई कर दिया कि प्रॉपर्टी जो क्लेम किया था उसको कैंसिल कर चुकी है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। और वक्त का देखिए इसका कंक्लूजन ये निकाला जाना कि वक्त का ज़रूरत है कि आप जिस पर्पस के लिए वक्त बोर्ड को बनाया गया था, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप इतना पावर मत दो कि वे दूसरा इंस्टीट्यूशन का पावर को ओवर राइड कर जाए। चेक एंड मेट करने के लिए कोई तो एक प्रोसीजर रखा होता। अगर इस पे ये होता ना कि जो क्लेम कर रही है दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है, उसमें इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाए। तो उसमें कांग्रेस क्या करती है कि भाई थर्ड पार्टी को ही इससे बाहर कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ए और बी का क्लेम है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, अपना क्लेम को प्रूव करे, जिस पे वाजिब क्लेम होगा वो उनका होगा। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो इसको चेंज करने का जरूरत है, क्योंकि हमारा जो नेशनल एम्बलम का वैल्यूज है ना सत्यमेव जयते, उसको रियल मायने में री एस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि देखो जिसके साथ जो गलत हुआ वो हुआ, और आप ट्रुथ को ना आप ये बोल के नहीं छुपा सकते हो ना कि भाई इससे माहौल खराब होगा। सच को सामने आने दो, जिनको एक्सेप्ट करना होगा वो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। और हम लोगों ने एक व्यवस्था से दूसरा व्यवस्था में क्यों शिफ्ट किया था, इसलिए ना शिफ्ट किया था ताकि इसमें बेटर हो। और डेमोक्रेसी में
का तो मेन डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप चुनाव कराओ वोट डाल दिए हो गया, नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है भैया, या ये एक पार्ट होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। डेमोक्रेसी में बहुत सारा इसका वर्ड है, उसमें एक ये भी होता है कि भाई ये पावर जो है ना, पावर किसी एक के हाथ में ना हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक इंस्टीट्यूशन के पास पावर मिले, कोई एक इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल ना हो जाए कि दूसरा इंस्टीट्यूशन का डिसीजन को वो ओवर कर सके। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट है या कोई इंस्टीट्यूशन है उसका डिसीजन को चेकमेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है। तो इसमें ऐसा क्या सिचुएशन आता है कि आप कोर्ट को जुडिकल रिव्यू से बाहर कर देते हो। और देखो, एक कोर्ट को अगर आप, कोर्ट के पास एक पावर होती है, अगर आप कोई लॉ पार्लियामेंट से पास करते हो तो उसमें कोर्ट आपका जाके उसको जुडिकल रिव्यू के थ्रू उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ऐसा क्या सिचुएशन बना गया था ना कि आप अमेंडमेंट लाके आप कोर्ट को जुडिकल रिव्यू से बाहर कर देते हो। कोई भी इतना इम्पोर्टेंट जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या आपका जाके वक्त अमेंडमेंट बिल हो, दोनों इतना इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल केस में आप सुप्रीम कोर्ट को बाहर रख रहे हो। तो देखो, वक्त का तगाजा है कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक हुआ है उसको रेक्टिफाई करने का। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।